breast cancer, 1 in 9 women at risk of breast cancer in Pakistan. पाकिस्तान में जो रिस्क है दैट इज़ 1 in 9 whereas इंडिया में जो रिस्क है दैट इज़ 1 in 22। इंडिया में 1 in 22 है, पाकिस्तान में 1 in 9 है। We're neighboring countries. वजह क्या है? यूके में एक स्टडी हुई, उन्होंने कंपेयर किया इंडियन और पाकिस्तानी ख़वातीन को, तो उसमें उन्होंने ये आइडेंटिफाई किया कि जो हमारी खुराक है वो एक बहुत मेजर रीज़न है। We have female bikers, we have bicyclists, लेकिन उनका जो रेशो है वो काफ़ी कम है as opposed to the males in the society. तो would exercise be a factor as well? देखें, इट्स अ कंप्लीट लाइफस्टाइल। आपकी खुराक है, आपकी फिजिकल एक्टिविटी है, आपकी मेंटल हेल्थ जो है वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो स्ट्रेस, एंजाइटी, फियर, डिप्रेशन, इससे इम्यून सिस्टम वीक होता है। इम्यून सिस्टम वीक होता है तो हम पे ज़्यादा बीमारियां असरअंदाज होती हैं। मुझे ये बताएं कि what is Pink Ribbon Pakistan for those that don't know? पिंक रिबन जी ये ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस का प्रोग्राम है जो 2004 में शुरू किया पाकिस्तान में। पहला तो सरप्राइज़ ये मिला कि जब हमने अपनी लॉन्च की, मीडिया लॉन्च, तो जितने टीवी चैनल्स थे उन सब ने ब्लैकआउट किया। उन्होंने कहा कि जी ये जो ब्रेस्ट का वर्ड है ये हम अच्छा, टीवी पे नहीं ले सकते। लोग इतना कंफर्टेबल नहीं होते, थोड़ा सा डर रहे होते हैं वो इनिशियल एक चेकअप कराते हुए भी कि कैंसर ना निकल आ जाए, मतलब कोई लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज ना हो, मैं मर ना जाऊं, मतलब ये भी एक फियर होता है, काफी कॉमन है। कि इसको देखने के दो तरीके हैं। एक ये है कि खुदा ना खास्ता कैंसर ना निकल आए, और दूसरा ये कि अगर वो जल्दी निकल आए तो जो आप उसका ट्रीटमेंट अवेलेबल है, आप उसका अगर ट्रीटमेंट करा लेंगे टाइमली तो आपका जो लाइफ स्पैन है, आपकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो बेहतर हो सकती है। वेयर आर वी हेडिंग एज अ नेशन? जो शख्स फूड के बिजनेस में है, अगर वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं पूरी कर रहा और वो हर तरह की अडल्ट्रेशन और हर तरह की मेल प्रैक्टिसेस उसमें इस्तेमाल कर रहा है, तो वो तो सिर्फ अल्लाह का गुनाहगार नहीं है, बल्कि वो तो इतनी सारी अवाम का गुनाहगार भी है। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रूज आदम खाकी से अंजुम सहमे जाते हैं कि ये टूटा हुआ तारा महे कामिल ना बन जाए। Warm greetings and welcome to Israr Khudi, podcast inspired by Allama Iqbal's timeless teachings and ideas of Khudi, which is all about knowing yourself, finding purpose, and taking action. In this series, we talk to people who truly embody the values and the spirit of Khudi, those who have turned their personal drive into positive change for others. Today, my guest is one such inspiring individual, Mr. Umar Aftab, founder and CEO of Pink Ribbon Pakistan. His organization has been leading the fight against breast cancer through awareness, early detection, patient care, and interventions in the form of national awareness. From launching youth led campaigns to setting up Pakistan's first dedicated breast cancer hospital, Mr. Aftab's journey is a story of turning vision into reality and compassion into a national cause. In this episode, we'll explore how one person's determination, how one person's khudi became a countrywide effort for awareness, dignity, and empowerment. Mr. Umar Aftab, welcome to the show. जी, थैंक यू फॉर कैसे हैं आप? इनवाइटिंग मी। मैं बिल्कुल ठीक जी, थैंक यू वेरी मच। Thank you so much for taking time out of your very busy schedule and being a part of today's episode. जी, थैंk you for inviting me। As much as we're interested in the topic, which is a topic of national importance, I would say, when we talk about breast cancer, 1 in 9 women at risk of breast cancer in Pakistan, and then Pakistan is, I think, the only country in the region with a really, really high prevalence of breast cancer cases, as opposed to, even our neighboring countries. This is something that I've seen a lot in breast cancer seminars, is people talking that Pakistan में इसकी prevalence कुछ ज़्यादा ही ज़्यादा है. ट्रू। अब तो पाकिस्तान में जो रिस्क है दैट इज़ 1 in 9, वेयर एज इंडिया में जो रिस्क है दैट इज़ 1 in 22। सो वी आर almost 3 times higher in Pakistan in terms of breast cancer risk as compared to India. Or this is very strange and unfortunate as well, because हम एक ही खिता, एक ही लोग जो है। बट क्या हुआ कि ये पिछले 80 सालों में हमारे यहाँ ब्रेस्ट कैंसर जो है वो अनफॉर्चुनेटली इतना ज़्यादा हो गया। अगर हम अपनी अब इसी इसी लैंड, इसी इन्वायरमेंट के हवाले से ही सिर्फ बात करें,
तो वो एशिया में भी अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में एशिया में ब्रेस्ट कैंसर सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में जितना कैंसर है उसमें 50% इज जस्ट ब्रेस्ट कैंसर इट्स सो अनफॉर्चुनेटली हाई। फिर क्या वजह है? मतलब कि आपने कहा इंडिया में 1 इन 22 है, पाकिस्तान में 1 इन 9 है, वी आर नेबरिंग कंट्रीज़, हम्म। वजह क्या है? तो यूके में एक स्टडी हुई उन्होंने कंपेयर किया इंडियन और पाकिस्तानी ख़वातीन को कि क्या वजह है कि पाकिस्तानी ख़वातीन में ब्रेस्ट कैंसर ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू इंडियन ख़वातीन। तो उसमें उन्होंने ये आइडेंटिफाई किया कि जो हमारी खुराक है वो एक बहुत मेजर रीज़न है। हम ज़्यादा फैट फूड खाते हैं, मीट ज़्यादा खाते हैं। इंडिया में वो वेजिटेरियन हैं ज़्यादातर। सो एक मतलब जो हमारी जो फूड इनटेक है और अनफॉर्चुनेटली फिर अगर हम फूड इनटेक की बात करें तो ओवर द इयर्स आप ये देखेंगे जो फूड में जो आर्टिफिशियल चीज़ों का जो या केमिकल्स का या पेस्टिसाइड्स का या ऐसी चीज़ों का यूज़ जिससे कि चाहे वो फ्रूट्स हैं वेजिटेबल्स हैं चाहे वो चिकन है चाहे वो गोट मीट है चाहे वो मिल्क है उसको जल्दी और ज़्यादा क्वांटिटी में लेने के लिए जो भी आर्टिफिशियल तरीके यूज़ हो रहे हैं वो मेडिसिन्स हैं वो केमिकल्स हैं वो जो भी है आई थिंक वो सब जो है वो हमारी हेल्थ को बहुत मेजरली इफ़ेक्ट कर रहा है। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, आपने एक बड़ी अच्छी बात भी कही कि इंडिया में वीगनिज़्म या वेजिटेरियंस बहुत ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। वी आर मीट ईटर्स। हम्म। डू यू थिंक दिस इज़ अ फैक्टर एज़ वेल फॉर ब्रेस्ट कैंसर लाइक ईटिंग बीफ और मतलब के नहीं अब आप ये देखें ना कि जो अब हम जब हम बचपन में कभी चूज़ा पालते थे तो वो चूज़ा बड़े होते हुए शायद 6-8 महीने लगते थे। अभी जो चिकन है उसकी जो ग्रोथ का टाइम है वो 25 डेज है। अब ये जो फ़र्क पड़ा 8 महीने से 25 डेज पे तो इसका मतलब है कि वो जो भी हमने उस ऐसी चीज़ें यूज़ की हैं जिससे कि उसको बहुत फास्ट ग्रो किया जा रहा है तो वो उससे उससे हमारी हेल्थ पे इम्पैक्ट आ रहा है। हम मतलब है अभी जो हम शुगर वाइट शुगर जो आज से 25 साल पहले इस्तेमाल करते थे और आज इस्तेमाल करते हैं उसमें आहिस्ता आहिस्ता इट हैज़ चेंज। सो मतलब आप ये देखेंगे वेजिटेबल्स और फ्रूट्स जो हैं अभी तो देर इज़ नो सीज़न फॉर दैट। मतलब बिल्कुल, आप किसी भी सीज़न में हर तरह की जो वेजिटेबल एंड फ्रूट्स हैं वो हम अवेलेबल खा रहे होंगे, हैं। बिल्कुल। तो ये अब सब कुछ जो है इसके इसके पीछे उसकी जो प्रोडक्शन है वो किसी ना किसी आर्टिफिशियल तरीके से हो रही है। जीएमओज़ आ गए हैं और इस तरह की एग्जैक्टली सो वो जितनी आर्टिफिशियल चीज़ों से ये जो हमारी फूड इनटेक की चीज़ों की प्रोडक्शन हो रही है वो हमें आहिस्ता आहिस्ता इम्पैक्ट कर रही है। यू आर व्हाट यू ईट एज़ दे से। मतलब एवरीथिंग आप मतलब अभी देखें ना फॉर एग्जांपल अब ये जो दूध लेने के लिए जो इंजेक्शन एनिमल को दिया जाता है कि ज़्यादा दूध दे। अब वो अब मतलब समवन वाज टेलिंग मी कि हमारे यहाँ जो गिद्ध होते थे जो मरे हुए जानवर खाते थे वो कम हो गए हैं क्योंकि ये वाली जो गाय जिसको टीका लगता है जब ये इस तरह अचानक अगर इस ये मर जाए तो इसका जो गोश्त है ये गिद्ध भी नहीं खाता। यानी कि इस तरह का ये उसका अच्छा, मीट हो जाता है जो जिसको रेगुलरली बड़ी टीका लग खौफ़नाक रहा हो बात है वैसे ये। टीका लग रहा हो ज़्यादा दूध लेने के लिए। तो देखें ये मतलब और ओवरऑल मतलब अब आप देखें ना हमारे अगर हम आज अपनी फूड और लाइफस्टाइल को कंपेयर करें अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ ज़मीन तो आसमान का फ़र्क है। मतलब टोटल आई थिंक ऑपोज़िट है शायद थ्री बिल्कुल, सिक्सटी डिग्री की चेंज है। बिल्कुल। वो किस तरह की खुराक खाते थे उसमें कितनी नेचुरल चीज़ें थीं, कितनी ऑर्गेनिक चीज़ें थीं और उनकी फ़िज़िकल एक्टिविटी क्या थी और वो फ़िज़िकली किस एज तक फिट थे और अब हम जो चीज़ें खा रहे हैं और आई थिंक कि शायद हम अपने बाद अगर अगली अगली जनरेशन को देखें तो वो तो शायद उससे भी ज़्यादा क्विकली जो है वो उनकी हेल्थ जो है वो डिटीरियरेट हो रही है एक क्योंकि चीज़ जो मैंने भी देखी है मैंने ये देखा है कि द प्रेवलेंस ऑफ एक्सरसाइज अमंगस्ट फीमेल्स इज़ कंपैरेटिवली लो एज़ हुँ, इट इज़ टू मेल्स। ज़्यादातर जो ख़वातीन हैं वो घरों में होंगी, अपने जॉब पे जा रही होंगी या यूनिवर्सिटीज़ में होंगी, लेकिन
आप कहें कि वो एक एक्सरसाइज़ या एक एक्टिव लाइफ़स्टाइल उस तरह से नहीं अभी मैं आई एम क्वाइट हैप्पी टू सी कि काफ़ी ऐसी कम्युनिटी है पाकिस्तान में दैट आर मोर एक्टिव नाउ। वी हैव फीमेल बाइकर्स, वी हैव बाइसाइक्लिस्ट्स लेकिन उनका जो रेशियो है वो काफ़ी कम है एज़ ट्रू। अपोज़्ड टू द मेल्स इन द सोसाइटी। तो वुड एक्सरसाइज़ बी अ फैक्टर एज़ वेल? देखें, इट्स अ कंप्लीट लाइफ़स्टाइल। आप जो आपकी खुराक है, आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी है, आपकी मेंटल हेल्थ जो है वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मतलब स्ट्रेस, एंग्ज़ायटी, फ़ियर, डिप्रेशन, इससे इम्यून सिस्टम वीक होता है। इम्यून सिस्टम वीक होता है तो हम पे ज़्यादा बीमारियाँ असरअंदाज़ होती हैं। और उसके साथ फिर ये कि हमारा जो स्लीप पैटर्न, हुँ, देखें, मतलब बहुत सारी स्टडीज़ ये बताती हैं कि जो 10 बजे से लेके 2 बजे तक की जो नींद है, उसमें हमारी बॉडी अपने आप को हील करती है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें प्रोड्यूस करती है जो हमारे लिए एक हीलिंग का प्रोसेस जो है वो करती हैं। तो अगर हम 2 बजे के बाद सोएँ, चाहे हम 12 घंटे सोएँ, हमें शायद वो स्लीप क्वालिटी क्वालिटी ऑफ नहीं स्लीप मिलेगी नहीं होगी। जो अ, उसका वो हेल्थ बेनिफिट नहीं मिलेगा जो हमें टाइमली सोने के मिले। और अब अगर हम ये देखें तो अगेन, मतलब वो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स के टाइम में जो स्लीपिंग टाइम था और आज का जो स्लीपिंग टाइम है वो जी, टोटल बिल्कुल। रिवर्स हो गया। तो देखिए, हम जितना नेचर से दूर जा रहे हैं, जितना हम आर्टिफिशियल चीज़ों में जा रहे हैं, उतना ही ओवरऑल भी हेल्थ बीमारियां हर तरह की, और फिर कैंसर, और ख़ास तौर पे फिर हम ना अनफॉर्चुनेटली ब्रेस्ट वैम्पायर्स कैंसर। बनते जा रहे हैं। सारी रात हमने जागना है, सारे दिन हमने सोना है। तो देखिए ना, अब हुँ, उससे फिर अब मतलब वी आर नॉट रियलाइजिंग कि इससे हमारी जो हेल्थ है उसके ऊपर क्या उसका इम्पैक्ट आ रहा है। यंग एज में नहीं इतना पता लगता कि मतलब आपकी उस वक़्त एनर्जी और होती है, तो आप को शायद वो जो चंद साल हैं उसमें तो इतनी इस तरह की चीज़ें जो हैं वो फ़ील नहीं होती। लेकिन एकदम अगर आप ये देखें कि शायद अगर हम ओवर द ईयर देखें तो जो एक हेल्थ 60 ईयर ओल्ड की हमारे यहाँ पे होती थी, वो शायद अब इस वक़्त 30 ईयर सही बात है। ओल्ड को अगर हम कंपेयर करें तो शायद वो एक लेवल पे आ गए हैं, क्योंकि अ, हम अगेन अपनी जो ओरिजिनल नेचुरल लाइफ़स्टाइल है उससे उससे बहुत दूर काफ़ी चले गए हैं। दूर चले गए हैं, बिल्कुल। तो उमर अफ्ताब साहब मुझे ये बताएँ कि व्हाट इज़ पिंक रिबन पाकिस्तान? फॉर दोज़ दैट डोंट नो। पिंक रिबन जी, ये ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस का प्रोग्राम है जो 2004 में शुरू किया पाकिस्तान में। उसकी वजह ये है कि अनफॉर्चुनेटली, जैसे यही कि पाकिस्तान में ब्रेस्ट कैंसर बहुत ज़्यादा है। अच्छा, और इसको शुरू करने का मकसद ये था कि देखें, ब्रेस्ट कैंसर जो है ये वाहिद कैंसर है जिसको अर्ली डायग्नोज किया जा सकता है, क्योंकि इसके जितने सिम्टम्स हैं वो एक्सटर्नल होते हैं, और अगर इसको अर्ली डायग्नोज कर लिया जाए तो इसमें जो बचने के चांसेस हैं वो अप टू 98%। तो बाकी जितने कैंसर हैं वो जिस्म के अंदर ग्रो करते हैं, और वो बहुत लेटर स्टेज पे उनका पता लगता है या डायग्नोज होते हैं, या कोई हादसाती तौर पे कहीं अगर कोई पहले कोई डायग्नोज हो। ब्रेस्ट कैंसर को अर्ली डायग्नोज किया जा सकता है। तो इसी अवेयरनेस के लिए इसको शुरू किया गया कि हमारे यहाँ, देखिए, दुनिया में कुछ और भी ऐसे मुल्क हैं जहाँ ब्रेस्ट कैंसर काफ़ी हाई है, लेकिन वहाँ पे जो मोर्टेलिटी रेट है वो बहुत कम है। बिल्कुल, हमारे यहाँ ब्रेस्ट कैंसर हाई है और हमारे यहाँ मोर्टेलिटी रेट भी भी ज़्यादा है। है। तो उसकी वजह ये है कि जब हमने फिर ये कैंपेन शुरू की 2004 में, तो पहला तो सरप्राइज़ ये मिला कि जब हमने अपनी लॉन्च की, मीडिया लॉन्च, तो जितने टीवी चैनल्स थे उन सब ने ब्लैकआउट किया। उन्होंने कहा कि जी, ये जो ब्रेस्ट का वर्ड है ये हम अच्छा, टीवी पे नहीं ले सकते। अब एक ऐसी चीज़ जिससे बहुत ज़्यादा लोग इफ़ेक्ट होते हैं, उसके ऊपर अगर आपने अवेयरनेस क्रिएट करनी है, तो अवेयरनेस के लिए टीवी एक बहुत इम्पोर्टेंट मीडियम है। लेकिन अगर आप उस टॉपिक के बारे में टीवी पे बात ही नहीं कर सकते, तो इसका मतलब है कि एक तो अवेयरनेस क्रिएट करने का बहुत बड़ा मीडियम जो है, वो तो आप यूज़ ही नहीं कर सकते। चैलेंज इट्स अ ह्यूज चैलेंज। एक तो ये कि जिस दिन हमने कैंपेन शुरू की, क्योंकि मेरी अपनी बैकग्राउंड जो है वो बिजनेस की है। मेरा जो पिंक रिबन का ये जो रोल है 22 साल का, ये वॉलंटरी रोल है। मैं एम अ वॉलंटियर डूइंग दिस कैंपेन फॉर लास्ट 22 इयर्स। तो मैंने उससे पहले उसका एक पूरा एक प्लान बनाया, और मुझे क्योंकि आइडिया था कि एक थोड़ा सेंसिटिव टॉपिक है, लेकिन हाँ, मुझे ये आइडिया नहीं था कि टेलीविज़न पे ही बात या नहीं आपको हो वो प्ले ही सकेगी। नहीं करने देंगे, एक मेडिकल इश्यू ऊपर से। एग्ज़ैक्ट
फिर हमने इसको ये सोचा कि हम इसको डायरेक्ट जो है वो फीमेल्स के साथ इंटरेक्ट करें, हम कम्युनिटीज़ में जाएँ, हम यूथ के साथ इंटरेक्ट करें। तो हमने जो अपना यूथ प्रोग्राम शुरू करने का प्लान किया, तो मैं लाहौर के एक बड़े एलिटिस्ट गर्ल्स कॉलेज की प्रिंसिपल के पास गया, और शी वाज़ अ वेरी प्रोग्रेसिव एजुकेशनिस्ट। एंड द नेक्स्ट सरप्राइज़ वाज़ कि शी आल्सो रिफ्यूज़्ड, कि शी सेड कि जी ये तो बहुत सेंसिटिव टॉपिक है, हम आपको इजाज़त नहीं दे सकते कि आप हमारे स्टूडेंट के साथ इस, और हालाँकि वो जो सेशन, जो प्रपोज़ सेशन था वो ऑल फीमेल सेशन था, ऑल फीमेल डॉक्टर के साथ था। बट स्टिल शी रिफ्यूज़्ड, शी सेड कि जी ये तो बहुत, तो मतलब ये कि आप जिन लोगों के लिए मैसेज है आप उनसे भी बात नहीं कर सकते, उसको मैसेज कम्युनिकेट करने के जो मीडियम्स हैं आप वो भी नहीं यूज़ कर सकते। तो उससे फिर जो आपके लिए यानी कि अब लोगों तक पहुंचना बहुत डिफिकल्ट वो काफ़ी बन गया ज़्यादा ना, बैरियर्स मतलब रखे गए थे आपके बैरियर्स, सामने। जो मुश्किलें हैं वो, उसका ये मतलब नहीं है कि आपने अपना ऑब्जेक्टिव या अपना गोल चेंज करना है, बट आपने ये देखना है कि हाँ, अगर आप अपने जो बिगर ऑब्जेक्टिव है और जो गोल आपने अचीव करना है, उसके लिए और क्या तरीके हो सकते हैं जिस पे, तो एवरी टाइम वी यूज्ड टू गेट रिफ्यूज़ल, वी यूज्ड टू सिट बैक ऑन आवर स्ट्रेटजी पेपर टू सी कि हम इसको कैसे और बेहतर कर सकते हैं और किस तरह से हम लोगों तक जो है वो पहुंच सकते हैं। और आज मैं ये कि अल्लाह का शुक्र करता हूँ कि यस देयर वर मेनी डिप्रेसिंग डेज एंड टाइम्स जब के मतलब ये होता था कि भी, और आप अगर ये देखें ना कि हर साल पाकिस्तान में जो रिपोर्टेड डेथ्स हैं ब्रेस्ट कैंसर से वो कुछ 40,000 से ज़्यादा है, और अनरिपोर्टेड तो इससे भी कहीं ज़्यादा है, जैसी गांव देहातों में ख़वातीन जो ब्रेस्ट कैंसर से जिनकी डेथ होती है बट वो रिपोर्ट नहीं करती हैं, उनको या पता ही नहीं लगता या किसी को बताती ही नहीं है। तो इतने सालों में कितनी ऐसी कीमती जानें ज़ाया हो गई जिनको हम बचा सकते थे अगर हम उन तक अर्ली ये मैसेज जो है। अच्छा, एक और चीज़ मैंने नोट की है स्पेशली इन पाकिस्तान एक कल्चर बनता जा रहा है। आई मीन इट्स अ वेरी गुड थिंग अवेयरनेस जनरेट हो रही है। अक्टूबर का एक मंथ डेज़िग्नेटेड है एंड मोर पीपल आर जॉइनिंग द कॉज़ एज़ वेल। लेकिन व्हाई इज़ इट जस्ट लिमिटेड टू अक्टूबर? बाकी पूरे साल खामोशी हो जाती है। अच्छा देखें, मतलब ऐसे तो नहीं है, क्योंकि पिंक रिबन का तो सोल ऑब्जेक्टिव ही ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस है, और हमारे हम तो 24/7 और 365 डेज इसके ऊपर काम करते हैं। अक्टूबर को शुरू करने का मकसद, और अक्टूबर को पिंक टूबर के नाम से शुरू किया हमने, और उसका मकसद ये था कि हम चले कम से कम एक सर्टन, क्योंकि ये एक एक तो आप ये देखें कि बहुत सारी जो चीज़ें हैं उनके सिर्फ डेज होते हैं। बहुत सारी बीमारियां, बहुत सारे जो ऐसे इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं उनका बिल्कुल, सिर्फ डे होता है। क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर इतना बड़ा इशू है तो हमने इसको पूरे महीने को एक तो डेज़िग्नेट इसके किया है, लिए बिल्कुल। मार्क किया, और एक सक्सेस उसकी ये हुई कि एटलीस्ट कम से कम उस पे अब ये है कि गवर्नमेंट के साथ बहुत सारे लेवल पे, प्राइवेट सेक्टर में और हॉस्पिटल्स के साथ और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के साथ, तो एक वो डायलॉग जो है वो स्टार्ट हुआ। और जनरली ये होता है कि जो जो हम अपनी कैंपेन अक्टूबर में शुरू करते हैं वो सिर्फ, हाँ, कुछ चीज़ें जो ज़रा थोड़ी सी मैस वाली होती हैं, वो शायद अक्टूबर तक ही रहती हैं, लेकिन हमारी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो सारा साल चलती वो चल रहती रही हैं। होती हैं अंडर योर लेकिन ऑर्गनाइज़ेशन। देखें वो, हुँ, जिस वक़्त ये सोचा था हमने कि हम अक्टूबर की कैंपेन रन करें और पिंक टूबर के को प्लान किया था, उस वक़्त तो हमारे लिए ये एक बहुत फ़ार फेच्ड आइडिया था कि हम किसी वक़्त में कामयाब हो सकेंगे इस बात पे कि हम अक्टूबर में पिंक ट्यूबर और ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस के लिए इतनी बड़ी नॉइज़ जो है वो क्रिएट कर सकें। क्रिएट तो वो करेंगे। एक मतलब मेरा इसको देखने का एंगल ये है कि एक ऐसी चीज़ जिस पे हम बिल्कुल बात नहीं कर सकते थे, बहरहाल हम इसके ऊपर अब मैसिव सो द लेवल पे। कॉन्ट्रास्ट इज़ क्वाइट स्टार्क। ये जो उस टाइम पे आपने चैलेंजेस फेस किए हुँ। और उसके रिज़ल्ट में आपने अपने फाइट को नहीं छोड़ा, बल्कि शायद उसने आपको ज़्यादा एम्बोल्डन किया और आज जो है पीपल आर मच मोर रिसेप्टिव टू द कॉज़। आज बिल्कुल। बल्कि मेरा ये ख़्याल है कि वो शायद आपको खुद भी बुलाते होंगे। जी, बिल्कुल वही, अब टीवी चैनल जहाँ पे हम बात नहीं कर सकते थे, अब बहरहाल ये कि वो थैंक्स टू ऑल ऑफ दोज़ चैनल्स जो
रिबन्स भी अक्टूबर में लगाते हैं, इसके ऊपर बात भी करते हैं। तो मतलब लेकिन ये है कि हम एज़ अ सोसाइटी अगर देखें तो हम थोड़ा चेंज को रेज़िस्ट करते हैं। हम हर नई चीज़ एज़ अ सोसाइटी हम हर नई चीज़ ना से शुरू करते हैं। आई डोंट नो क्या ऐसी वजह है, लेकिन हम अभी भी देखें तो बहुत सारे हेल्थ से रिलेटेड ही आप देखें कि पोलियो वैक्सीन आज भी एक चैलेंज है। बल्कि रादर दैन कि उसके ऊपर इतनी इंटरवेंशन और इतना कुछ हुआ, उस सारे से मतलब हम आगे जाके फिर वापस पीछे की तरफ गया कि एक एक थोड़ा-सा एक टाइम आया जब पोलियो के केसेस ख़त्म हुए और फिर से पोलियो आ गई पाकिस्तान में, बिल्कुल। और रेज़िस्टेंस फॉर पोलियो वैक्सीन दोबारा से इंक्रीज़ की है। तो मतलब और फिर अगर हम जनरली देखें तो हम एज़ अ सोसाइटी हेल्थ की तरफ थोड़े केयरलेस भी हैं। हम बिल्कुल हर चीज़ को डिले करते हैं, लेट करते हैं, बिल्कुल। और हम वो ऐसी स्टेज पे अपनी कोई भी इलनेस या एलिमेंट जो है वो डॉक्टर एक पे आई थिंक फ़ियर की भी अलामत होती है, जिसकी वजह से लोग इतना कंफ़र्टेबल नहीं होते, थोड़ा-सा डर रहे होते हैं, वो इनिशियल एक चेकअप कराते हुए भी कि कैंसर ना निकल आ जाए, मतलब कोई लाइफ़ थ्रेटनिंग डिज़ीज़ ना हो, मैं मर ना जाऊँ, मतलब ये भी एक फ़ियर होता है, काफ़ी कॉमन है। फीमेल्स में भी ये होता है कि आई हैव नोन सम फीमेल्स इन माय ओन फैमिली एज़ वेल दैट डिलेड देयर चेकअप्स बिकॉज़ दे वर जस्ट स्केयर्ड कि क्या निकल आएगा, गिल्टी है, क्या होगा? देखिए सो वही बात है ना कि इसको देखने के 2 तरीके हैं। एक ये है कि खुदा ना ख़ास्ता कैंसर ना निकल आए, और दूसरा ये है कि अगर वो जल्दी निकल आए तो जो आप उसका ट्रीटमेंट अवेलेबल है, आप उसका अगर ट्रीटमेंट करा लेंगे टाइमली तो आपका जो लाइफ स्पैन है, आपकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है, वो बेहतर हो सकती है। बट अगर ये है कि खुदा ना खास्ता कोई बीमारी है और आप उसको डिले करते हैं, तो वो तो बीमारी तो अपनी जगह पे, बल्कि और अनफॉर्चुनेटली कैंसर जैसी बीमारी जो है, वो तो इट्स वेरी टाइम सेंसिटिव। वो तो जितना टाइम अ, गुज़रता जाएगा उतना ही एग्रेसिवली वो फैलती वो जाएँगी। फैलती जाएगी। अगर किसी को सिम्पटम फ़ील हुआ और उसने उसको इग्नोर कर दिया, और अगर वो 6 महीने के बाद डॉक्टर के पास जाएँगे तो वो 6 महीने में वो आप शायद हो सकता है कि अगर वो कैंसर था तो एक से ज़्यादा बॉडी पार्ट पे फैल जाए, वो मेटासाइज़ कर जाए। और तो वो जितना लेट होगा उतना फिर ट्रीटमेंट जो है वो मुश्किल भी होगा, वो एक्सपेंसिव भी हो जाएगा, वो तकलीफ़देह भी होगा। तो सो उमर साहब मुझे ये बताएँ कि व्हेन यू लेट्स गो बैक इन टाइम अ बिट व्हेन यू स्टार्टेड इट आउट अ, वर यू कमिंग फ्रॉम अ प्लेस ऑफ इमोशंस कोई इमोशनल स्टोरी थी या कोई वजह थी कि आपने इस टॉपिक को चूज़ किया? देखिए, एक तो ये है कि मैं अपने बड़ी अर्ली एज से आई वाज़ एक्टिविस्ट। मेरा थोड़ा-सा माइंडसेट था, और मैं स्कूल में भी कुछ ना कुछ वॉलंटियर करता था, और उसके बाद भी कॉलेज में भी। और फिर ये कि मैं coming from a business family, being the only son, my father took me to his business in a very early age. तो वो मुझे अपना जो एक्टिविज़्म है उसको बहुत ऑर्गेनाइज़्ड वे से करने का एक मौका मिला, और इसके पीछे भी मेरी जो सोच है वो ये है कि तो देखें पाकिस्तान में हम मतलब ठीक है, बहुत सारे चैलेंजेस हैं, राइटली सो, और हम लेकिन ज़्यादातर सिर्फ कंप्लेन करते हैं कि ये भी ठीक नहीं है, ये भी ठीक नहीं है। यस देयर मतलब वी आर अ डेवलपिंग कंट्री और हमारे चैलेंजेस हैं, इश्यूज़ हैं, बिल्कुल ठीक है। लेकिन हम सब पाकिस्तानियों की भी एक सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी हम किस हद तक पूरी करते हैं? मुझे ये लगता है कि अगर हम सब कुछ पार्ट भी अपनी सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी का पूरा करें, तो शायद हम अपने मुल्क को बहुत बेहतर बना सकते हैं। तो यही इंतज़ार करने से बेहतर है वो जैसा आपने कहा ना कि हम इंतज़ार करते रहते हैं कि कोई और आके वो हमारे लिए कर जाएगा। एग्ज़ैक्टली देखिए ना, वो मतलब है हम एतराज़ भी करते हैं और इंतज़ार भी करते हैं। सही बात है। तो वो जो अब देखिए ना, अगर रेड लाइट मतलब हेलमेट ना पहनना, मतलब अगर आप वेस्ट में कंपेयर करें तो कोई बाइक पे पैसेंजर भी नहीं बैठेगा जब तक वो हेलमेट नहीं पहनेगा। अच्छा, हमारे यहाँ हेलमेट पहनाने के लिए भी गवर्नमेंट को सख्ती करनी पड़ती है। वो तो ट्रैफिक एक चीज़ बड़ी कॉमन देखी है कि वो बाइक राइडर हम जा रहे होंगे तो हमने हेलमेट जो है वो साइड से लटकाया हुआ होगा। फिर हम देखेंगे दूर से ना ट्रैफिक पुलिस नज़र आ रही है।
बाइक चलाते ही एक हाथ से अब वो हेलमेट उठा के हमने पहन लेना है। तो अब ये देखें ना, अब ये तो उसकी अपनी सेफ्टी है ना। तो वो जो सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी का पोर्शन है, आई थिंक कि वो शायद आई थिंक थोड़ा-सा मिसिंग है। मेरा ये मानना है बहरहाल कि हम अगर सब मतलब हम ट्रैफ़िक कवानीन की अगर पाबंदी करें, अगर हम मतलब सफाई का ख़्याल रखें, तो हम अपने पॉश इलाकों में भी देखते हैं कि बड़े सारे घर में बहुत अच्छी सफाई होती है और वो जो कूड़ा है वो उठा के हम किसी ऐसी जगह पे रख देते हैं जो कि मतलब है जो जो उसकी जगह नहीं होती। तो ये सब हमने खुद अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। बिल्कुल। तो मैंने भी इसी सोच के साथ इसको शुरू किया। वो मैं काफ़ी सारी चीज़ों में इन्वॉल्व रहा बहुत सारे साल। फिर वुमेन्स एम्पावरमेंट के ऊपर काम किया, वुमेन्स इकोनॉमिक एम्पावरमेंट के ऊपर काम किया। अ, मैं आई एम को-फाउंडर ऑफ वुमेन्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स इन पाकिस्तान। ये भी एक इनिशिएटिव से डेवलप हुआ और फिर इसको लॉन्च किया पाकिस्तान में। और उसी टाइम फ्रेम में मेरी एक कोलीग थी, उनको ब्रेस्ट कैंसर हुआ। और वो बेसिकली चाहती थी कि वो एक अवेयरनेस कैंपेन शुरू करें। तो अच्छा। उन्होंने मुझे कहा कि मैं उनकी हेल्प करूं। तो इनिशियली तो मैं उनको हेल्प कर रहा था, और उसके उस टाइम फ्रेम में मुझे मौका मिला कुछ ऐसे हॉस्पिटल्स में जाने का जहाँ पे कि जैसे अनमोल में या मेयो में या गंगाराम में, जहाँ पे कि बहुत बड़ी तादाद में कैंसर पेशेंट्स थी। आई थिंक कि वो मेरे लिए शायद एक एक आई ओपनिंग चेंजिंग मोमेंट। मूवमेंट था, जिसमें कि ऐसी ख़वातीन जिनका जो ब्रेस्ट कैंसर है वो फंगेट कर गया, जिसमें कीड़े पड़े हुए हैं, जिसमें कि मतलब उसकी इतनी स्मेल है कि शायद आप उनके साथ बैठ नहीं सकते। और सौओं की तादाद में इस तरह की ख़वातीन। अच्छा, और ये वो कैंसर जिसको अगर अर्ली डिटेक्ट कर लिया जाए तो ये सारी तकलीफ़ जो है उससे बचा जा सकता है और अ, सेहतमंद ज़िंदगी जो है वो गुज़ारी जा सकती है। तो वो मेरी जो कलीग जिनको मैं ओरिजिनली हेल्प कर रहा था, उनका ब्रेस्ट कैंसर जो है वो रीअकर हो गया, उनको दोबारा से ब्रेस्ट कैंसर हो गया एंड शी कुडन्ट सर्वाइव। तो वो उस वक़्त तक फिर आई वाज़ क्वाइट इन्वॉल्व्ड। तो आई थॉट कि rather than doing 10 different things, I should focus on one thing and try to bring some change. ये तो चीज़ें देखने के बाद आपकी स्पिरिट मरी या आप ज़्यादा इस चीज़ की तरफ हो गए कि अच्छा अब कुछ करना है? आपने बताया आपने वार्ड में ऐसे पेशेंट्स देखे, बंदा तो देख के ही एक बार डर जाता है ऐसी चीज़ें। फिर आपकी कॉलीग आपने उन्हें भी देखा कि शी इज़ फाइटिंग दिस वॉर बट अल्टीमेटली अल्लाह को वो भी प्यारी हो गईं। तो हाउ डिड दिस इंक्रीज़ योर स्ट्रेंथ या आपकी खुद ही को इस चीज़ ने कैसे मज़ीद बुलंद किया? देखिए वही हर चीज़ को देखने के दो दो तरीके हैं ना। एक है पॉजिटिव तरीका, एक है नेगेटिव तरीका। तो पॉजिटिव तरीका तो ये है कि देखें एक ऐसी चीज़ जिससे अर्ली डिटेक्शन से 90% प्लस ज़िंदगी बचाई जा सकती है, और वो नहीं लोग कर रहे हैं और उसकी वजह से इतनी पेन और इतनी मिजरी और डेथ्स हो रही हैं। तो उसको हाईलाइट किया जाए, उसको प्रमोट कभी किया आप जाए। फ्रस्ट्रेट हुए? बिल्कुल, बहुत दफ़ा हुआ, लेकिन ये कि देखें फिर वही बात है, अगर आप कि आपका वो जो आपका गोल है अगर वो क्लियर है ना, तो आई थिंक कि फिर वो जो शॉर्ट टर्म फेलियर्स हैं वो शायद फिर इतने मैटर नहीं करते। ठीक है। और इफ़ यू आर पैशनेट फॉर समथिंग, तो फिर ये है कि आपकी अपनी जो वो है ना, मतलब है ये कि अगर मुझे कभी किसी ने ना कहा तो वो को मेरे लिए ऐसा कभी ये नहीं हुआ कि भाई मेरी कोई ऐसी कोई ईगो हर्ट हो गई है या। तो क्योंकि उसकी वजह ये है कि द ऑब्जेक्टिव वाज बिगर, द ऑब्जेक्टिव वाज टू ब्रिंग अ चेंज, अ पॉजिटिव चेंज, जिससे कि हम बहुत सारी खवातीन जो हैं उनकी ज़िंदगियों में बेहतरी ला सकें। तो पिंक रिबन की बात करते हैं। डू यू हैव एनी स्टोरीज़ फॉर अस कि पिंक रिबन ने कैसे किसी की लाइफ़ बचाई हो या ट्रांसफ़ॉर्म की हो? देखिए, एक तो ये कि क्योंकि हम मतलब काफ़ी बड़ी नेशन वाइड कैंपेन रन करते हैं पूरे पाकिस्तान में, तो ये कुछ आई थिंक चंद साल पहले मैं अक्टूबर में ही एक कराची में एक टीवी शो के ऊपर गया। तो उन्होंने बताया कि उन्होंने किसी सर्वाइवर को भी बुलाया हुआ है। मुझे नहीं पता था, मैं नहीं जानता था। तो वो जब शो पे ही बात शुरू हुई, तो वो जो सर्वाइवर थीं वो एक यंग खातून थीं।
और उन्होंने जब अपनी स्टोरी बताई तो वो ये थी कि उन्होंने टीवी पे इसी तरह कोई मेरा कोई प्रोग्राम जो है वो अक्टूबर का देखा, और शी वाज प्रेग्नेंट एट दैट टाइम, और उनको कोई लंप फील हुआ, और उन्होंने फौरी तौर पे डॉक्टर को चेक कराया तो पता लगा कि ब्रेस्ट कैंसर है। तो उस उन्होंने फिर अपना ट्रीटमेंट की जर्नी बताई कि उन्होंने कैसे प्रेग्नेंट होते हुए अपना ट्रीटमेंट भी कराया, और उससे ये कि उन्होंने एक सेहतमंद बच्चे को भी जन्म दिया, और उनका ट्रीटमेंट जो है वो भी खैर खैरियत से हुआ, और अब अभी भी शी इज़ माशाल्लाह हेल्दी सर्वाइविंग। तो दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई मेट समवन जिसने पिंक रिबन की बात सुनी, और उसने अपने आप को अर्ली डिटेक्शन का कोई मेथड यूज़ किया, और उसको पता लगा कि उसको अनफॉर्चुनेटली ब्रेस्ट कैंसर है। बहुत सारी ऐसी भी स्टोरीज़ हैं जहाँ पे कि अनफॉर्चुनेटली ख़वातीन जो हैं उन्होंने डॉक्टर से जब डायग्नोज़ हुआ तो उन्होंने अपने घर में ही नहीं बताया, और ऐसी भी अनफॉर्चुनेटली स्टोरीज़ हैं जहाँ पे घर वालों को बताया तो घर वालों ने उसको छुपा लिया, उसका ट्रीटमेंट नहीं कराया। आई थिंक अभी जो सेलिब्रेशन से ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, हम ब्रेस्ट कैंसर की जो डेथ्स की रेशो है वो बिल्कुल मिनिमम पे लेके आएँ, और अर्ली डिटेक्शन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा कॉमन हो। ये अभी बहरहाल आई थिंक कि हमें शायद इस पे अभी काफ़ी काम करने की ज़रूरत है। आज की यूथ में आप देखते हैं वो जज़्बा to actually help you out with this fight, to raise awareness, to talk about these things? मुझे लगता है कि आज की जो यूथ है उसकी भी बहुत सारे मसाइल की शायद ज़िम्मेदार शायद हम लोग हैं कि जो हमने उनको जिस तरह का एक एनवायरनमेंट दी है, या जिस तरह की उनको एजुकेशन दी है, या जिस तरह की ट्रेनिंग दी है, तो एक तो आई थिंक हमें शायद उसको भी रिविज़िट करने की ज़रूरत है। मैं आज की यूथ जो है उसकी जो एक चीज़ बहुत मैं एप्रिशिएट करता हूँ वो ये है कि they are very clear in their life. Whatever they want to do, they are very clear. और मतलब बिल्कुल हाँ, हम देखते हैं, हम अपना जो यूथ प्रोग्राम रन करते हैं उसमें हम देखते हैं कि बच्चे मतलब ये कि दे वांट टू डू समथिंग बट दे नीड डायरेक्शन, दे नीड मेंटरशिप, दे नीड टू उनको हैंड होल्ड करने की ज़रूरत है कि हम उनको टाइम दें, और उनकी जो एबिलिटीज़ हैं उनको बेहतर पॉलिश करके जो है डायरेक्शन देना जो है आई थिंक ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। So ये तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई। Do you think the youth has a responsibility in turn? हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यूथ की रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल्कुल है कि वो ये जो टाइम उनके पास है जिसमें कि एक तो ये मुझे ये लगता है ओवर द इयर्स कि एजुकेशन इम्पॉर्टेंट है, लेकिन एजुकेशन के साथ जो वॉलंटियरिज्म है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपकी जो लाइफ स्किल्स हैं, जब तक आप अपनी लाइफ स्किल्स को ग्रूम नहीं करेंगे, जब आप अपनी लाइफ स्किल्स को बेहतर नहीं बनाएंगे, तो शायद एजुकेशन लोन विल नॉट मेक यू सक्सेसफुल। तो आपने जिस तरह बताया कि आप खुद भी एक एक्टिविस्ट है और आप वॉलंटियरिंग करते थे, तो आपका जो प्लेटफ़ॉर्म है वो यूथ को मौके देता है कि वो वॉलंटियर करें? जी, हमारा तो बहुत बड़ा कंपोनेंट एक यूथ प्रोग्राम का है। हम हर साल तकरीबन 200 से ज़्यादा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में जाते हैं अक्रॉस पाकिस्तान, और यूथ प्रोग्राम रन करते हैं, और उसमें बिल्कुल ये मोस्टली ये जो प्रोग्राम है ये उन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के वॉलंटियर्स जो हैं वही रन करते हैं इस प्रोग्राम को। तो और उसके अलावा भी बिल्कुल वी ट्राई कि हम यूथ को मौक़े दें, चाहे वो ट्रेनिंग से रिलेटेड हों, चाहे उनको ऐसी अपॉर्चुनिटी दें जहाँ पे कि वो अपनी स्किल्स जो हैं उसको यूटिलाइज़ कर सकें। सो आप अक्सर बात करते हैं पाकिस्तान को एक हेल्थ कॉन्शियस नेशन बनाने का। सो हेल्थ कॉन्श वो आपके माइंड में क्या विज़न है उस चीज़ की? देखिए हम एक इस्लामिक मुल्क हैं, मतलब अगर हम रिलिजन्स के पर्सपेक्टिव से देखें, तो हर मोमिन के लिए ये फ़र्ज़ है कि वो अपनी सेहत का ख़्याल रखे, अपने आप को तंदुरुस्त रखे। ये तो रिलीजियस पर्सपेक्टिव से हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आई डोंट नो कि वो बिलीफ सिस्टम से कहीं ये चीज़ ट्रिगर हुई है कि हमने बिल्कुल हेल्थ को नेग्लेक्ट कर दिया। देखिए दुआ हम सब मानते हैं कि बहुत इम्पोर्टेंट है।
दुआ हमारी ज़िंदगी की बहुत सारी चीज़ें बदलती है। लेकिन अगर खुदा ना ख़ास्ता किसी को बीमारी हो, तो ये भी हम पे फ़र्ज़ है कि हम उस बीमारी का इलाज भी करवाएँ। बिल्कुल दुआ करें, और बिल्कुल। दुआ से अल्लाह मियाँ हमारे लिए आसानियाँ भी पैदा करता है, इलाज की आसानियाँ भी पैदा करता है, हमारे लिए रास्ते भी खोलता है। लेकिन उसके साथ अल्लाह का हुक्म ही ये है कि हमने एक्शन भी लेना, हमने ऊँट को पहले बाँधना है, फिर अल्लाह के हवाले करना है ना, तो वो गॉड डज़ नॉट हेल्प दोज़ हू डू नॉट हेल्प देमसेल्व्स। बिल्कुल, तो वो तो आई थिंक ये जो एक शायद थोड़ी-सी डायकोटमी है, एक तो ये मुझे लगता है कि, और फिर ये कि एक थोड़ा-सा और जो मैंने ये देखा कि शायद अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ हम अपने शायद जो हेल्थ सिस्टम है उसको भी थोड़ा-सा जो कुछ लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, लोग लोग डरते हैं कि जी वो डॉक्टर के पास जाएँगे, हॉस्पिटल जाएँगे तो डॉक्टर शायद कोई ऐसी गैर ज़रूरी चीज़ निकाल देगा या बहुत सारे टेस्ट दे देगा। अब देखें इसमें भी फ़र्क ये आया है कि हर तरह की प्रैक्टिसेज़ हैं, मतलब है, लेकिन ज़्यादातर हमारे डॉक्टर बड़े अच्छे पढ़े-लिखे डॉक्टर हैं। अ, फ़र्क ये है कि ओवर द इयर्स अब डायग्नोस्टिक सर्विसेज़ बेहतर हो गई। तो वो फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, तो डॉक्टर्स ट्राई कि वो डायग्नोस्टिक के जो-जो ऑप्शंस हैं वो पहले करवा लें, ताकि ज़्यादा पिन पॉइंट हो जाए कि बीमारी और उसका ट्रीटमेंट कैसे किया जा सके। तो आई थिंक ये थोड़ा-सा हमें बहरहाल ये कॉन्फिडेंस भी लोगों को देना है कि अ, मतलब हमारे पास, अगर आज भी हम कंपेयर करें तो इस वक़्त बल्कि कई ऐसे लोग हैं, मैं खुद ऐसे लोगों को जानता हूँ जो यूके से पाकिस्तान इलाज कराने आ रहे हैं, क्योंकि उसकी वजह ये है कि वो जो एनएचएस सिस्टम है यूके वो का, तो बिल्कुल, वहाँ पे तो 2-2 साल की लाइन लगी हुई है। बिल्कुल कोई ऐसा ही है। मतलब है कोई क्रिटिकल एलिमेंट हो जाए तो वहाँ पे तो 2 साल बारी नहीं हम आती। पाकिस्तानी हेल्थ केयर को काफ़ी क्रिटिसाइज़ करते हैं, बट आई नो पीपल इन द स्टेट्स इवन उन्होंने एक प्राइवेट चेकअप कराने जाना होता है तो इट इज़ अ कॉस्ट ऑफ $300 टू $400 एक सिर्फ़ मशवरे की जो कॉस्ट है। एग्ज़ैक्टली, तो पाकिस्तान इन रिस्पेक्ट टू दैट तो काफ़ी बेहतर है। काफ़ी ऐसे स्कैन्स होते हैं जो कि यहाँ पे शायद आपकी उसके ऊपर कॉस्ट आएगी, एक अच्छी कॉस्ट होगी एक पाकिस्तानी पर्सन के लिए। लेकिन बाहर कंपेयर्ड टू हियर इट वुड कॉस्ट टेन्स ऑफ थाउज़ेंड्स ऑफ डॉलर्स जस्ट फॉर दैट पर्टिकुलर स्कैन। यूएस में, यूके में हेल्थ केयर इज़ वेरी एक्सपेंसिव ग्लोबली। ट्रू, पाकिस्तान में इट्स एक्सपेंसिव येस लेकिन नॉट एज़ एक्सपेंसिव एज़ एनीवेयर एल्स इन द वर्ल्ड। ट्रू, ट्रू। आई थिंक और स्टिल देखें, बिल्कुल पॉपुलेशन ग्रोथ है, उसकी वजह से बहरहाल गवर्नमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर शायद उस तरह डेवलप नहीं हुआ और उसको कैटर करने में चैलेंजेस है, लेकिन स्टिल अगर हम देखें तो बहरहाल स्टिल अभी भी मतलब है ये कि फैसिलिटीज़ हैं, लेटेस्ट इक्विपमेंट अवेलेबल है, हाईली क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं, तो आई थिंक कि हमें अपने शायद रवैये बदलने की मोहम्मद ज़रूरत साहब है। ये बताएँ हम साँस भी लेते हैं, तो वो भी पॉल्यूटेड आ रहा है। हम कुछ ट्रू, खा भी रहे हैं, तो वो भी जेनेटिकली भी मॉडिफाइड है और वो एक कमर्शियल एस्पेक्ट से चीज़ें हम बना रहे हैं। मेरा ख़्याल है एक काम भी एक किस्म की इबादत है, लेकिन इबादत निकाल के ना हमने शायद कमर्शियल भी कर दी है और एक कैपिटलिस्ट दौर में हम लोग रह रहे हैं, जहाँ पे हर चीज़ ही आउटपुट है और जितना आउटपुट कर लो, जिस भी तरीके से कर लो। आपने गाय की भी एग्ज़ाम्पल दी, चिकन्स की भी एग्ज़ाम्पल ली, तो न्यूट्रिशन भी हमारा पॉल्यूटेड हो गया। क्या कहते हैं, मॉरल फैब्रिक भी हमारा कोई बड़ा शेकी सा हुआ हुआ है। वेयर आर वी हेडिंग एज़ अ नेशन? देखिए ये बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है ना, देखिए यही बात है कि हम एज अ सोसाइटी, आई थिंक वही बात है ना कि जो शख्स फूड के बिजनेस में है, अगर वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं पूरी कर रहा और वो हर तरह की अडल्ट्रेशन और हर तरह की मेल प्रैक्टिसेस उसमें इस्तेमाल कर रहा है, तो वो तो सिर्फ अल्लाह का गुनाहगार नहीं है, बल्कि वो तो इतनी सारी अवाम का गुनाहगार भी है, जिनको जो जिनको ऐसी खुराक दे रहा है जिसकी वजह से कि उनकी सेहत पे असर पड़ रहा है, उनको बीमारियां हो रही हैं। तो ये तो आई थिंक, अच्छा फिर अगर हम दूसरी तरफ से देखें, अच्छा चले मैं क्या करूं, देखिए उसमें हम आई थिंक कि हमें एक तो थोड़ा-सा एज़ अ सोसाइटी थोड़ा प्रिवेंटिव उस पे जाने की ज़रूरत है। जो अगर स्मॉग है तो ठीक है, कितने परसेंट लोग हैं जो मास्क पहन के बाहर निकलते हैं? हम मतलब मास्क अवेलेबल है, हमने कोविड के दिनों में मास्क पहने, तो मतलब हम जहाँ-जहाँ पे अपने आप को प्रिवेंट कर सकते हैं, एक तो प्रिवेंटिव खुराक से रिलेटेड भी देखें हम ओवर द इयर्स आहिस्ता-आहिस्ता थोड़े से ज़्यादा वो खुश खुराक तो लाहौरी शायद हमेशा हाँ से जी, थे, लेकिन हम बिल्कुल। थोड़े ज़्यादा खुराक में इंडल्ज हो गए हैं ना, मतलब आई थिंक लाहौर इज़ ऑल अबाउट वो घर ईटिंग पे एंड खाने वाला कॉन्सेप्ट जो है खत्म जी, हो गया है तो वो बिल्कुल अब। देखें ना, वो हमें वापस अपनी देखिए हमें देखने, अच्छा फिर ये है कि देखिए और इम्पोर्टेंट चीज़ ये
कि हमारे रिलीजन में रोज़ा रखने का कॉन्सेप्ट है। एक तो जो रमज़ान के रोज़े हैं वो हैं, दूसरा फिर उसके बाद ये है कि जो नफली रोज़े रखने का जो है, जापानीज़ हैं वो इस वक़्त बहुत सारी बीमारियों की ट्रीटमेंट जो है वो इंटरमिटेंट फास्टिंग के मॉडल से कर रहे हैं। तो हमें तो प्रिस्क्राइब्ड है। हमारा तो दीन का पार्ट है, तो हम अगर मतलब हफ्ते में एक रोज़ा रखते हैं तो वो तो मतलब उसका सवाब भी है और हमारी हेल्थ के ऊपर भी उसका बेनिफिट। बिल्कुल, तो आई थिंक कि वो हमें एटलीस्ट मतलब कॉन्शियस होने की ज़रूरत है कि हम कहाँ पे कॉन्शियस एफर्ट कर सकते हैं। मोबाइल लेने के लिए जितनी रिसर्च लोग करते हैं या गाड़ी लेने के लिए जितनी रिसर्च करते हैं या फैशन के लिए जितनी रिसर्च करते हैं, कितने लोग हैं जो इतनी रिसर्च अपनी हेल्थ के लिए भी करते हैं। सही बात है। बहुत तो बहुत वैलिड बात है। तो वो मतलब है हम शायद ज़ाहिरी चीज़ों पे हमारा फ़ोकस जो है वो ज़्यादा हो गया है एज़ कम्पेयर टू कि जो मतलब है देखिए आपकी जब सेहत सही होगी तो गाड़ी, फ़ैशन हर चीज़ आपको तभी अच्छी लगेगी अच्छी जब आप लगेगी जब आप सेहतमंद हों। बिल्कुल, बिल्कुल। तो अपनी सेहत जो है आई थिंक कि उसको हमें शायद प्रायोरिटाइज़ करने की ज़रूरत है। सो लास्टली उमर साहब प्लीज़ मुझे ये बताएँ मुझे नहीं बल्कि अ मैसेज फॉर द नेशन फॉर आवर यूथ एक खुदी का मैसेज अगर आपने यूथ को देना हो, तो वो आप क्या देंगे? देयर इज़ नो शॉर्टकट इन लाइफ। आप को सक्सेस जो है वो उसको जब एम करना है तो एक तो आपको ये देखना है कि सक्सेस आपके लिए है क्या। सक्सेस अगर सिर्फ पैसा बनाना है या लोगों के लिए बेहतरी पैदा करना भी है, अगर ये सोचेंगे कि आपने कोई ऐसा काम करना है जिससे लोगों का फ़ायदा हो, तो जो आपकी किस्मत में अल्लाह ने जो पैसा रखा है वो तो आपको मिलेगा, लेकिन उसके साथ आप लोगों के लिए भी भलाई कर सकेंगे। और ये कि देयर इज़ नो शॉर्टकट इन लाइफ। और नीयत जो है ना, आई थिंक ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर आप पॉजिटिव हैं, अगर आपकी नीयत ठीक है और आप मेहनत कर रहे हैं तो आपके चाहे पूरा सिस्टम आपके ख़िलाफ़ हो जाए, एट द एंड ऑफ द डे अल्लाह मियाँ आपको सक्सेस देगा। लेकिन ये है कि अगर आप अपना कोई गलत रास्ता इस्तेमाल करते हैं अपनी सक्सेस के लिए, तो अनफॉर्चुनेटली मैंने इतनी लाइफ में कोई ऐसा बंदा नहीं देखा जिसने कि सक्सेसफुल होने के लिए गलत रास्ता इस्तेमाल किया और उसकी सक्सेस जो है वो सस्टेनेबल थी। तो अगर आपको सस्टेनेबल सक्सेस चाहिए तो आपको पॉजिटिविटी और नेक नीति के साथ काम करना होगा, तभी आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। Sir, thank you so much for that message and thank you so much for your time here with us today. Viewers आपने देखा और I think आज की हमारी जो series थी, it was quite an interesting conversation. I think it's a moment for all of us to reflect, to really reflect और इन बातों पे थोड़ा सा हम गौर करें क्योंकि ultimately as a nation I think it concerns all of us, whether that's breast cancer, whether that's the pollution that's going around, which is a contributing factor to that breast cancer, whether that's our diet, whether it's what we're eating या नेक नियति की भी हमने बात की। तो आई थिंक इट्स जेन्युइनली अ मोमेंट ऑफ रिफ्लेक्शन, हमें रिफ्लेक्ट करना चाहिए। लास्टली हम उमर साहब से पूछेंगे कि अगर आप में से कोई भी वॉलंटियर करना चाहें, कुछ डोनेट करना चाहें या इनके ऑर्गेनाइज़ेशन का पार्ट बनना चाहें और इफ यू वुड लाइक टू रीड मोर पिंक रिबन पाकिस्तान उमर साहब प्लीज़ अगर आप बता दें वेयर कैन पीपल डू देखिए ऑल ऑफ पिंक दीज़ रिबन थिंग्स? की वेबसाइट है pinkribbon.org.pk। फिर इसी pinkribbon.org.pk से हम इंस्टाग्राम पे भी हैं। सो वहाँ पे दे कैन मतलब जो भी कुछ चाहें वॉलंटियर करना, दे कैन मैसेज अस देयर एज़ वेल। और वी विल बी वेरी हैप्पी टू bring in more volunteers and spread this message across Pakistan, inshallah. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।